न चाहूं मान दुनिया में, न चाहूं स्वर्ग को जाना, मुझे वर दे यही माता, रहूं भारत पे दीवाना। करूं मैं कौम की सेवा, पड़े चाहे करोड़ों दुख, अगर फिर लूं जन्म तो फिर हो भारत में आना। ये सिर्फ एक कविता नहीं, ये एक हौसला है। ये सिर्फ एक पंक्तियां नहीं, एक जलजला है। ये वो जलजला है जिसने अंग्रेजी हुकूमत के पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी। ये किस्सा है हमारे उन क्रांतिकारियों की जिन्होंने अपने शहादत देकर हमें ये आजादी दी। मैं हूं पूनम शर्मा और आप देख रहे हैं मेरे साथ प्रातः दर्पण न्यूज। आज हम बात करने वाले हैं अपने आजादी के उन सपूतों के बारे में, उनकी शहादत के बारे में जिन्होंने अपनी कुर्बानी देकर के हमें आजादी दी, इतनी महत्वपूर्ण उपलब्धि दी। हमें तो गर्व करना चाहिए अपनी इस आजादी को। तो आइए मिलकर के इस बार हम अपने इस स्वतंत्रता दिवस को कुछ खास करें। आइए हम इन क्रांतिकारियों को, इन वीर सपूतों को याद करें। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने जब करो या मरो का आह्वान करते हुए अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा बुलंद किया, तब सालम की जनता भी आजादी के लिए आंदोलन में कूद पड़ी थी। देश की आजादी में सालम की सन 1942 की रक्त रंजित अगस्त क्रांति का महत्व स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। 25 अगस्त 1942 को सालम के धामधूम में अंग्रेजी सेना और क्रांतिकारियों के बीच युद्ध में नरसिंह धनक तथा टीका सिंह करनियाल शहीद हो गए थे। न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई थी जब महान क्रांतिकारियों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए देश की आजादी में अपनी कुर्बानी दे दी थी। न जाने कितनी ऐसी घटनाएं थीं जिन्होंने हमारे देश के आजादी में अपना इतिहास दर्ज करवा दिया है। 1942 में भी न जाने कितने सारे क्रांतिकारियों ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी थी। बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी हुए जिनको आज हम याद करते हैं। न जाने कितनी ऐसी घटनाएं थीं जो आज भी हम उनको मनाते हैं। इस 15 अगस्त के दिन, हमारे स्वतंत्रता दिवस के दिन भी आज हम अपने महान क्रांतिकारियों को याद करते हैं। भारत देश की आजादी के लिए यूं तो कई क्रांतिकारी शहीद हुए, कई देश प्रेमियों ने अपना खून बहाया, जिसके बाद हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों से आजाद हो पाया। पंडित चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे देशभक्त नौजवानों ने अंग्रेजी सरकार की नाक में जमकर दम किया। इनके संघर्ष से आज देश का बच्चा बच्चा भी परिचित है। हमारे देश में कभी सोने की चिड़िया कहलाया करती थी। यहाँ इतना सोना था कि बाहरी देश के लोग हमेशा इसकी ओर आकर्षित होते थे। यहाँ कई खोजें की गई। भारत एक बहुत बड़ा व्यापार केंद्र हुआ करता था। भारत को हम कह सकते हैं कि हर कोई विदेशी लोग यहाँ आना चाहता था। सोने से खचाखच हमारा देश भरा होता था। कई बाहरी आक्रमण किए गए हमारे देश पे। हमारे राजाओं ने भी अपने शासनकाल में हमें एक स्वर्णिम युग दिया। बहुत सारे वंश के लोगों ने यहाँ पर अपना शासनकाल जमाया। समय के साथ साथ यहाँ पर अंग्रेज भी आए और अंग्रेजी शासन लागू कर दिया। शुरुआत में लगता था कि वह सिर्फ व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने तत्कालीन राजाओं से परमिशन भी लिया, लेकिन धीरे धीरे उनका उद्देश्य बदलता गया और वो यहाँ पर शासन करने की नीति अपनाने लगे। अंग्रेजों ने यहाँ पे बहुत सारे नियम कानून बनाए थे जो हमारे देश के लिए अनुकूल नहीं थे। हमारी जनता पूरी तरीके से त्रस्त हो चुकी थी उनकी कानून व्यवस्था से, उनके शासन से। धीरे धीरे हमें लगने लगा था कि हम गुलाम बनते जा रहे हैं। हमारा देश गुलामी के रास्ते पर बढ़ता चला जा रहा था। कितने सारे राजाओं ने यहाँ पर हमारे देश को स्वर्णिम युग दिया था। हमारे देश में ऐसे राजा हुए जैसे अशोका, पृथ्वीराज चौहान। कैसे हम भूल सकते हैं इन राजाओं के स्वर्णिम युग को। चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, लाला लाजपत राय हो, वीर सावरकर हो, बाल गंगाधर तिलक हो, कैसे भूल सकते हैं हम अपने इन क्रांतिकारी नेताओं को। सभी ने हमारे देश की आजादी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कई आंदोलन किए थे इन्होंने, कई ऐसी कुर्बानियां दी थी। भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, न जाने कितने आंदोलन हमने देखे इस आजादी के लिए। हमारे देश को धीरे धीरे अंग्रेज गुलाम बनाने लगे थे। हमारा देश गुलाम की जंजीरों की तरफ बढ़ने लगा था और आज हम आजाद हैं। हम आज कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, क्योंकि इन क्रांतिकारियों ने हमें वो आजादी दी है। हमारे देश में ऐसे क्रांतिकारी योद्धाओं ने जन्म लिया जो मां भारत को गुलामी की बेड़ियों से आजाद करवाया, अपनी जीवन की कुर्बानी दे डाली। ऐसे क्रांतिकारी हमारे देश में पैदा हुए, चाहे वो भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो या लाला लाजपत राय हो, वीर सावरकर हो।
इन्हें हम भूल नहीं सकते। गोपाल कृष्ण गोखले हो, महात्मा गांधी हो, बाल गंगाधर तिलक हो, ऐसे क्रांतिकारी योद्धाओं ने देश के लिए लड़ा और अंग्रेजों को यहाँ से भगाया। आंदोलन की बात करें तो यहाँ पे कई आंदोलन हुए जो हम भूल नहीं सकते। यह आजादी हमें बहुत ही लड़ने के बाद मिली है, बहुत ही मुश्किलों से मिली है। इसका हमें सम्मान करना चाहिए। तो आइए मनाते हैं इस बार 15 अगस्त को और इन शहीदों को याद करते हैं। मुक्ति दिलाने के लिए कई स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस बार 15 अगस्त के दिन आजादी के हम आपको ऐसे ही 10 महानायकों के बारे में बताएंगे जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। अहिंसा के रास्ते पर चलकर अंग्रेजों को झुकने पर मजबूर करने वालों में महात्मा गांधी का नाम सबसे पहले आता है। उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन करके भारत को आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ब्रिटिशर्स की ओर से नमक पर टैक्स लगाए जाने के विरोध में गांधी जी की ओर से शुरू किया गया दांडी मार्च बहुत सफल हुआ था। इसके अलावा उन्होंने समाज की कुरीतियों को भी खत्म करने का बहुत बड़ा कोशिश किया। भारत की आजादी में वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई ने भी अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने अपने राज्य झांसी को अंग्रेजों के चंगुल से बचाने के लिए जंग छेड़ी थी। साल 1858 में हुए 2 हफ्तों के इस युद्ध में लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिशर्स को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और वीर गति को प्राप्त हुई। अपने जज्बे और जोश से अंग्रेजों को घुटने टेकने पर मजबूर करने में क्रांतिकारी भगत सिंह ने भी बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने अपने चाचा के साथ आजादी की लड़ाई में कदम रखा। बाद में उन्होंने धरती मां को गुलामी से मुक्त कराने का बीड़ा उठाया। उन्होंने सन 1921 में असहयोग आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। स्वतंत्रता सेनानियों में एक महत्वपूर्ण नाम मंगल पांडे का भी है। वो ईस्ट इंडिया कंपनी में सैनिक थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ साल 1857 में लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने ब्रिटिशर्स की ओर से बनाए जाने वाले कारतूसों को बदलने की मांग की थी, क्योंकि इससे गाय की चर्बी का इस्तेमाल होता था और इसे खींचने के लिए मुंह लगाना पड़ता था, जिससे हिंदू धर्म भ्रष्ट। आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ाने में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी बड़ा हाथ था। उन्होंने भारतीय कांग्रेस ज्वाइन करके अवज्ञा आंदोलन में अपनी हिस्सेदारी निभाई थी। नेताजी ने जर्मनी में जाकर इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था। स्वतंत्रता सेनानियों में लाला लाजपत राय का भी नाम शान से लिया जाता है। उन्होंने जालियांवाला हत्याकांड के विरोध में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ा था। इस संघर्ष में हुए लाठीचार्ज के दौरान बुरी तरह से घायल हो गए थे, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है का नारा देने वाले आंदोलनकारी बाल गंगाधर तिलक ने भी आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने पूरे भारत में घूम घूम कर अंग्रेजों के खिलाफ रणनीति तैयार की थी। क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खान को उनके तेज तर्रार अंदाज के लिए जाना जाता है। वे उग्र विचार के धारा के थे। उन्होंने क्रांतिकारी काकोरी कांड में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सन 1857 की लड़ाई में अहम भूमिका निभाने वाले बहादुर शाह जफर का नाम भी शान से लिया जाता है। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से लोहा लेने के लिए विशाल मोर्चा तैयार किया था। क्रांतिकारी शिवराम राजगुरु का नाम भी आजादी की लड़ाई में बड़े शान से लिया जाता है। वे भगत सिंह के साथी थे। अंग्रेजों से मुकाबला करने के लिए नौजवानों को जोड़ने और रणनीति बनाने का काम बड़ी तेज तर्रार से वो करते थे। इन क्रांतिकारियों को हम कभी भूल नहीं सकते। इन्होंने हमारे देश को आजादी दिलाने में अपनी कुर्बानी दे डाली। हम अपने इन क्रांतिकारियों की शहादत को याद करते हुए आइए इस बार अपना स्वतंत्रता दिवस को बड़े शान और गर्व से मनाते हैं। जय हिंद, जय भारत। ये शब गजीदा सहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं। फैज अहमद फैज ने लाइनों से जिस दर्द को बयां करने की कोशिश की है वो इससे कहीं ज्यादा है। वाकई 15 अगस्त की सुबह वो सुबह नहीं रही होगी जिसके लिए देश के युवाओं ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, आजाद ने इस भारत के सपने तो नहीं देखे होंगे। सोचिए उस दर्द की तासीर जिसने गुझियों की थाली और सेवइयों के डोंगों की अदला बदली रोक दी, जिसने हर शाम नुक्कड़ पर मिलने वाले दोस्तों की यारियां छीन ली, जिसने मुसलमान भाइयों से उनकी हवेलियां हथिया ली, जिसने हिंदुओं के लिए लाहौर की गलियों की रोशनी खत्म कर दी। देश को आजादी वर्षों के संघर्ष और स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के बाद मिली थी, लेकिन विभाजन ऐसी त्रासदी बनकर सामने आया जिसके बारे में जानकर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 74वां दिवस मनाने जा रहे हैं हम।
आजादी का जश्न भारत के साथ साथ पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी है, लेकिन इस जश्न के साथ बड़ी मानवीय त्रासदी भी जुड़ी हुई है, जिसके बारे में पढ़कर और सुनकर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दशकों के संघर्ष और बलिदान के बाद 15 अगस्त 1947 के दिन आजादी का दिन आया। आजादी की तारीख मुकर्रर हुई, लेकिन देश को स्वतंत्रता मिलने से पहले ही कई हिस्सों में हिंसा भड़क चुकी थी। आजादी के आंदोलन के साथ साथ विभाजन की मांग भी जोर पकड़ रही थी और बट गया देश। भारत में तब एक तबका मुसलमानों के हितों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए अलग देश की मांग भी उठा रहा था, जिसकी अगुवाई मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे। अलग देश की मांग को लेकर जगह जगह दंगे भड़क चुके थे। महात्मा गांधी सहित उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों पर कुठाराघात था, जो वर्षों के त्याग व बलिदान के बाद एक आजाद व एकजुट मुल्क का सपना देख रहे थे। विभाजन टालने की हर संभव कोशिश की गई, लेकिन सांप्रदायिक हिंसा के कारण परिस्थितियां इस तरह विकट हो गई थी कि इसको टालना लगभग नामुमकिन हो गया था। आजादी के जश्न के साथ विभाजन का दर्द जब हर तरफ हिंसा मारकाट से हो गई थी, तो मानवता भी शर्मसार हो गई थी। आजादी के जश्न के साथ ही विभाजन का दर्द जब हर तरफ हिंसा मारकाट में ही लोग देखे जा रहे थे। मुख्य बातें, भारत और पाकिस्तान का विभाजन दुनिया में बड़ी मानवीय त्रासदियों में से एक माना जाता है। बंटवारे को लेकर भड़की हिंसा मारकाट ने मानवता को भी शर्मसार कर दिया। लाखों लोगों ने जान गंवाई तो करोड़ों बेघर हुए। महिलाओं की अस्मत भी सुरक्षित न रही। नई दिल्ली में देश 74वां दिवस मनाने जा रहा है। आजादी का जश्न भारत के साथ साथ पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी मनाया जाएगा, जिसे सुनकर जो त्रासदी हुई थी विभाजन के समय, वो आज भी हमारे रोंगटे खड़ा कर देता है। दोनों देश अपनी आजादी को मनाने जा रहे हैं, लेकिन एक ये बहुत बड़ी दुख की बात है जब हम बात करते हैं विभाजन की। विभाजन बनी थी त्रासदी उस समय। विभाजन बड़ी मानवीय त्रासदी को लेकर आया था। बताया जाता है कि इस दौरान दोनों तरफ मारकाट हिंसा बड़े पैमाने पर मची हुई थी। उसमें लाखों लोगों की जान भी गई थी, जबकि करोड़ों लोग बेघर भी हो गए थे। महिलाओं की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। विभाजन की जो दुर्दशा थी वो हर जगह देखने को मिल रही थी। पाकिस्तान देश बन गया था आजादी के बाद। हालांकि हम दो देश बन चुके थे, एक भारत और एक पाकिस्तान। कई लोग हिंसा की भेंट चढ़ गए थे। हिंसा ने जहां लाखों लोगों की जान ली थी, वहीं इस दौरान महिलाओं की भी इज्जत सुरक्षित नहीं थी। बंटवारे की आग में हजारों महिलाएं, युवतियां, बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं हुई, तो कई अन्य को अगवा कर लिया गया, जिसके बारे में आखिर तक कुछ पता नहीं चल पाया। विभाजन के बाद सीमा पार से बड़ी संख्या में हिंदुओं और सिखों ने भारत का रुख किया, तो यहां से बड़ी संख्या में मुसलमान पाकिस्तान गए। दोनों ओर पलायन करने वालों की संख्या करीब 1.5 करोड़ बताई जाती है। तब दोनों ओर से लोगों को लाने ले जाने के लिए रिफ्यूजी स्पेशल ट्रेन उतरी व पश्चिमी लाइन पर चली करती थी, लेकिन बड़ी संख्या में लोग पैदल भी सीमा पार कर रहे थे। हिंसा, लूट की घटनाओं ने करोड़ों इंसानों को प्रभावित किया। मानवता भी शर्मसार हुई। यही वजह कि भारत पाकिस्तान का विभाजन दुनिया की सबसे एक बड़ी मानवीय त्रासदियों में से एक माना जाता है। ब्रिटिश इंडिया के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे, जिन्होंने भीषण मानवीय त्रासदी के बीच भारत पाकिस्तान के बंटवारे का फैसला लिया। माउंटबेटन आगे चलकर स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल भी बने। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार अलग देश की मांग को लेकर हिंसा इस कदर भड़क चुकी थी कि उस सर्वमान्य समझौते की संभावना ही नहीं तलाशी जा सकी, जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एक सहमति बना पाए। फिल्म भाग मिल्खा भाग में बंटवारे और बंटवारे के बाद अभावग्रस्त जिंदगी के असर को बखूबी दर्शाया गया है। फिल्म बॉर्डर में पाकिस्तान से भागते लोगों की मार काट और शहादत देखने को मिलती है। उस समय केवल यही एक मिल्खा नहीं था, लाखों करोड़ों मिल्खा थे, जिनमें बहुतों ने संघर्ष करते हुए दम तोड़ दिए। बंटवारे की वजह से चाहे एक हो या अनेक, पर दोनों तरफ के लोगों को बंटवारे का दंश इतना झेलना पड़ा था।
पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी तो आज एक हो गए हैं और लोगों के दिलों की भी दरारें लगभग खत्म हो गई हैं। 60 साल से उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए हैं। दोनों देश के नागरिक एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए हैं। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा तो आज भी पके नासूर की तरह है। विकास का बजट रक्षा में खर्च हो रहा है। हिंदुस्तान की धरती पर ब्रिटिश हुकूमत का यह अंतिम और बहुत ही शर्मनाक कार्य था। अंग्रेजों के लिए यह स्वाभाविक ही था कि भारत को छोड़ने के बाद भी भारत से उन्हें अधिक से अधिक लाभ मिल सके, इसीलिए ऐसी योजनाएं बनाई गई और लागू किया गया। इससे उन्हें कोई मतलब नहीं था कि भारत को इससे कितना नुकसान होगा, इसलिए उन्होंने फूट डालो शासन करने की नीति के अलावा आजादी की शर्तों के तहत उन्होंने शिक्षा, सैन्य और आर्थिक नीति को भी कपटपूर्ण तरीके से लागू करवाया। साल 1947 में भारत देश का बंटवारा मजहब के नाम पर किया गया। परिणाम स्वरूप भारत दो हिस्सों में बंट गया, भारत और पाकिस्तान। भारत दुनिया का एक अकेला देश है जिसने आम आदमी को अपनी मर्जी से भारत या पाकिस्तान चुनने का विकल्प दिया था। धर्म के नाम पर काफी संख्या में हिंदू मुसलमान लड़े थे, पाकिस्तान से भारत गए थे और इसी तरह काफी संख्या में मुसलमान भारत से पाकिस्तान चले गए। धर्म के नाम पर दंगे फसाद भड़क गए। हिंदू द्वारा मुसलमान का, मुसलमान द्वारा हिंदू का खून खराबा होना शुरू हो गया था। इसके परिणाम स्वरूप आम आदमी को, चाहे वह हिंदू था या मुसलमान, अपना घर बार, कारोबार, जमीन जायदाद और परिवारों को मजबूरन छोड़ना पड़ा। देश का बंटवारा मजहब के नाम पर क्यों हुआ? जब भी मैं इस प्रश्न के बारे में सोचती हूँ तो मुझे केवल यही दिखाई देता है कि यह हमारे योजनाओं ने अपने स्वार्थ के लिए धर्म के नाम पर आम आदमी का जीना दूभर कर दिया था। ये ऐसी योजनाएं थी जिसके पीछे लोगों का स्वार्थ हुआ करता था। कुछ मुट्ठी भर के लोगों में ये योजनाएं बनाई गई थी और जिसका असर हिंदू मुस्लिमों ने झेला। 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को स्वीकृति मिली। इसकी नींव माउंटबेटन योजना ने रखी थी। इसमें देश की आजादी के बदले अंग्रेजों ने इसके 2 टुकड़े करने की ठानी थी। इस काम के लिए चुना गया था लंदन के वकील सर सिरिल रेडक्लिफ को। वो रेडक्लिफ जो कभी भारत नहीं आए थे, जिन्हें न यहाँ की संस्कृति की जानकारी थी और न ही तहजीब की इल्म था, जो सिर्फ एक नक्शे पर लकीर खींचने आ रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि वो दुनिया का बेहद स्याह फैसला लेने जा रहे हैं। इस बंटवारे के तहत हिंदू बहुल इलाके भारत में और मुस्लिम बहुल इलाके पाकिस्तान में शामिल किए जाने थे। देश के कई राज्यों को आजादी दी गई, वो अपना पाला चुन ले। अधिकार राज्यों ने धर्म के अधिकतर राज्यों की बात करें तो धर्म के आधार पर देश चुना। विभाजन के बाद पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र के नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया और भारत ने ब्रिटिश भारत की कुर्सी संभाली। कौन लोग शामिल थे? अंग्रेजों ने फूट डालो राज्य करो की नीति के तहत 1906 में मुस्लिम लीग को मान्यता दी। उस समय लीग के लगभग सभी सदस्य मुसलमानों के ऊंचे तबके से आते थे। इस तरह 1915 में बनी हिंदू महासभा भी हिंदुओं के ऊंचे तबके की बपौती थी। मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा आरएसएस अपने राष्ट्रों पर नियंत्रण स्थापित करना चाहती थी। कांग्रेस और राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन का लक्ष्य आजादी पाना था। एक देश के लिए लक्ष्य अलग अलग होंगे तो मुश्किल ही होगी। इसके बाद पंडित नेहरू ने 1937 में मुस्लिम लीग के सदस्यों को उत्तर प्रदेश की सरकार में शामिल करने से इनकार कर दिया था। इस इनकार ने चोट का काम किया। लीग में गुस्सा बढ़ रहा था। 1945 में शिमला सम्मेलन हुआ जिसमें वायसराय लॉर्ड वेवल के साथ देश के बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया था। हालांकि ये सम्मेलन विफल रहा था। जिन्ना भी इस सम्मेलन में शामिल थे। ये वही जिन्ना है जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर देते हुए मुस्लिम लीग के साथ लखनऊ समझौता करवाया था। लेकिन कांग्रेस के नाखुशी के बाद जिन्ना ने अलग देश की मांग कर ली, क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि भारत में मुसलमानों के साथ परायों जैसा बर्ताव हो रहा है। जसवंत सिंह ने अपनी किताब जिन्ना इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंस में जिन्ना को एक धर्मनिरपेक्ष नेता बताया है। उनका कहना है कि जिन्ना को अकारण ही खलनायक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।
विभाजन के लिए कई नेता तैयार नहीं थे, लेकिन निजामों ने विरोध करने वालों की एक न एक सुनी। आजादी के पूर्व तक बाबा साहेब अम्बेडकर राजनीति में नहीं थे, दलितों के उत्थान के लिए लगातार काम कर रहे थे, लेकिन उनकी नजर सियासत पर थी। वे लगातार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके बड़े नेताओं महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू की गलत और सही नीतियों की आलोचना कर रहे थे। मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना को भी उन्होंने नहीं बख्शा था। उन्होंने विभाजन का कड़ा विरोध किया था। वो देश को अखंड देखना चाहते थे। उन्होंने इस मुद्दे पर एक किताब थॉट्स ऑन पाकिस्तान भी लिखी। क्या बटा? ब्रिटिश भारत की संपत्ति को दोनों देशों के बीच बांटा गया। माउंटबेटन ने भारत सरकार से पाकिस्तान सरकार को 55 करोड़ रुपए देने की सलाह दी। भारत सरकार इसे टालती रही, लेकिन गांधी जी ने अनशन कर यह राशि पाकिस्तान को दिलाई। इस वजह से कई लोग गांधी की आलोचना करते रहे। बंटवारे के बाद क्या हुआ? विभाजन के बाद कई महीनों तक दोनों नए देशों के बीच लोगों की आवाजाही हुई। भारत से कई मुसलमानों ने डर और अपने मुल्क की चाहत में पलायन किया, तो पाकिस्तान से हिंदुओं और सिख ने अपना घर छोड़ दिया। जो नहीं छोड़ना चाहते थे उन्हें हालातों ने मजबूर कर दिया। लूटपाट, हत्याएं, बलात्कार जैसी तमाम घटनाओं ने इस तारीख को लोगों के जहन में काली स्याही पोत दी। कुछ अपनी दोस्ती रिश्तेदारी भूल गए, कुछ ने इसे बचाने के लिए जान से गए। बहन बेटियों की लूट हुई, जिसका दंश लोग अब तक भूल नहीं पाए हैं। सीमा रेखाएं तय होने के बाद लगभग 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने सीमा पार करके अपने नए देश में शरण ली। विभाजन के लिए कई नेता तैयार तो नहीं थे, लेकिन निजामों का विरोध भी था उस समय, और किसी की एक भी नहीं सुनी गई। आखिर में भारत भूषण अग्रवाल की ये लाइनें मुझे याद आती हैं। तुमने सारे ठाठ इस आधार पर बनाए थे कि एक की विजय और दूसरे की पराजय होगी। तुमने दुनिया के लोगों को या तो शत्रु समझा या फिर मित्र, यानी तुम दो की सत्ता में विश्वास करते रहे, यह भूलकर कि यह विभाजन दुनिया का नहीं, तुम्हारे मन का अपना है। सन 1947 में भारतवर्ष आजाद होकर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रूप में विभाजित हो गया। पाकिस्तान ने कट्टरपंथ का, तो हिंदुस्तान ने धर्मनिरपेक्षता का रास्ता अपनाया। लेकिन आज भी कुछ लोगों के मन में कुछ सवाल कायम हैं। इन सवालों के जवाब देने वाला शायद कोई नहीं है, क्योंकि पद पर बैठे बहुत कम लोग होंगे जो खुद को जिम्मेदार समझते होंगे। हो सकता है कि अधिकतर नेता विवादित मुद्दे और समस्याओं से बचकर जैसे तैसे 5 साल पूरे करने की फिराक में रहते हैं। सचमुच यह सरकार या नेता ही भारत से सच्चा प्रेम करता हो, जो अपनी राजनीति दांव पर लगाकर भी समस्या और मुद्दों को हल करने की दिशा में गंभीरता से कार्य करता हो। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या है वे विवादित मुद्दे या समस्याएं या सवाल प्रत्येक जिम्मेदार को खुद से पूछना चाहिए। इन 7 दशकों में न सिर्फ भारत का नक्शा बल्कि काफी कुछ बदल गया है। पढ़े लिखे लोगों की संख्या 4 गुना बढ़ी है और प्रति व्यक्ति आयु में भी काफी इजाफा हुआ है। समय के साथ देश में कई बदलाव आए हैं। आइए जानते हैं इन सब के बारे में। आजादी के बाद कितना बदला भारत? लगभग 200 वर्ष के कठोर संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत माता के क्षितिज पर स्वतंत्रता रूपी सूर्य का उदय हुआ था और हमारी अपनी सरकार सत्ता में आई थी। युगों की चिर निद्रा के बाद भारत में नए जीवन का संचार हुआ, परंतु स्वतंत्रता पंजाब, सिंध और बंगाल के लोगों के लिए असीम दुख और पीड़ा अपने साथ लाई थी। बहुत से पुरुष, महिलाएं और बच्चे उस सांप्रदायिक उन्माद के शिकार हो गए जो उस समय सारे देश में फैल गया था। स्वतंत्रता के शैशव काल में ही हमारे देश को बड़ी कठिन और जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ा। देश का विभाजन हो गया और लाखों लोगों को बेघर होना पड़ा था। हमारी सरकार को उनका पुनर्वास करना पड़ा। उसी समय पाकिस्तान ने कबायली लोगों से कश्मीर पर हमला करवा दिया, जबकि कश्मीर भारत में मिल गया था और भारत का एक अंग बन गया था। हैदराबाद के रजवाड़ों ने हमारी सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया।
दूसरे राजा महाराजाओं ने भी स्वतंत्र राज्य बनाने के प्रयास किए, परंतु ईश्वर का शुक्र है कि हमारे महान नेताओं की सहायता से ये सभी कठिनाइयां दूर हो गईं। स्वतंत्र भारत की प्रथम उपलब्धि देश की विभिन्न इकाइयों को इकट्ठा करना और लगभग 600 राजाओं की रियासतों को देश में मिलाना था। उसने देश और उनके लोगों को एक कर दिया। 26 जनवरी 1950 को एक नए संविधान के अपनाए जाने के बाद भारत को एक गणतंत्र देश घोषित कर दिया गया था। इसमें इसके सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का विश्वास दिया गया, आश्वासन दिया गया। इसमें हिंदी को राष्ट्रभाषा और अन्य 18 भाषाओं को प्रादेशिक भाषा घोषित किया गया। इसमें यह घोषणा भी की गई कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और यहाँ पर धर्म और वंश, जाति अथवा मत के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। पिछले 4 दशकों में अगर बात करें तो सामान्य वयस्क मताधिकार के आधार पर 10 बार आम चुनाव हो चुके हैं। 1989 में हुए चुनाव के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय मोर्चे की सरकारें केंद्र तथा कई राज्यों में बनी। केंद्र और राज्यों में सत्ता का स्थानांतरण शांतिपूर्ण ढंग से होना भारत में एक उपलब्धि थी। कई दशकों से हमने बहुत सारी पंचवर्षीय योजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया था। इससे हमारी अर्थव्यवस्था को एक स्थायित्व और शक्ति मिली। भारत की प्रति व्यक्ति आय 1950-51 में 466 रुपए से बढ़कर 1996-97 में 9,377 रुपए हो गया। कृषि और औद्योगिक उत्पादन दोनों क्षेत्रों में पर्याप्त उन्नति हुई। अनाज का उत्पादन 1951-52 में अगर बात करें तो 52 मिलियन टन से बढ़कर 1996-97 में 199.32 मिलियन टन से अधिक हो गया। पंचवर्षीय योजनाओं की सफलताओं से प्रोत्साहित होकर भारत ने अब कितनी सारी योजनाएं बनाई और काफी ये सफल भी रहा। योजना की समाप्ति पर अनाज का उत्पादन 21 करोड़ टन हो जाएगा। ऊर्जा क्षमता के बढ़कर 448 अरब किलोवाट हो जाने की भी संभावना है और न जाने कितनी सारी उपलब्धियां आजादी के बाद हुई। योजना के अन्य लक्ष्य भी बहुत तरीके से बढ़ाए गए और नए तकनीक, नई सुविधाएं भारत में आई। नए फैक्ट्रियां लगाई गई, नए कारोबार, नई लोगों के लिए उद्योग धंधे आजादी के बाद लगाए गए। भारत ने आधुनिक समय की एक बहुत बड़ी चुनौती को स्वीकार किया था, अर्थात शांतिपूर्ण और अहिंसक उपायों से समाजवाद की स्थापना करना। भूख और बेरोजगारी को दूर करने के लिए योजनाओं में रखे गए लक्ष्यों की सर्वसत्तात्मक अथवा जबरदस्ती के उपायों को अपनाकर नहीं, बल्कि राजनीतिक तथा आर्थिक शक्तियों को निर्भीकता पूर्वक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया द्वारा पूरा किए जाने का लक्ष्य रखा गया। भारत में प्रजातंत्र की सफलता इन विकास योजनाओं के सफल संचालन पर ही निर्भर करता है। इस तरह से हमारे देश ने आजादी के बाद की मुश्किलों का सामना किया। लोगों की गरीबी, बेरोजगारी, भूख, नए उद्योग, बहुत सारे चीजों पे काम किया हमारे देश ने। सबसे बड़ी हमारे पास समस्या थी लोगों के घरों की व्यवस्था करना, आवास की व्यवस्था करना, देशी रियासतों का विलय करना, भारत में लोगों की राय जानना, उनके मत क्या थे, किस तरह की समस्याएं भारत में थी, सभी का हमारे देश ने एक अच्छा योजनाबद्ध तरीके से उसको पूरा किया और हमारा देश लगातार तरक्की करता जा रहा है। 1947 में भारतीयों की आयु औसत 37 साल थी। 74 सालों में इस आंकड़ों में काफी सुधार आया है। अब लोगों की आयु औसत 69 साल है। शहरी जनसंख्या की बात करें तो आजादी के समय में कुल जनसंख्या में इसका योगदान 17% था, जो अब 35% हो गया है। इस बीच भारतीयों में गाड़ियों की मांग भी काफी बढ़ी है। 1947 में जहां 1 लाख लोगों में से 41 के नाम पर कार रजिस्टर्ड थी, वहीं 2020 में बात करें तो 2275 भारतीयों के नाम पर कार या जीप रजिस्टर्ड है। इतना ही नहीं, 74 सालों में देश में बिजली की खपत भी काफी बढ़ी है। पहले प्रति व्यक्ति 16
किलोवाट घंटा बिजली की खपत थी, जो अब बढ़कर के 1181 किलोवाट घंटा हो गई है। लोगों ने पढ़ने लिखने के महत्व को समझा है। पहले देश में साक्षरता दर 18% थी, जो अब 78% हो गई है। आजादी के बाद हर गांव तक बिजली पहुंचे, इसका प्रयास सरकार करती आई है। अब हालात ये है कि पहले जहां सिर्फ 3061 गांव में बिजली थी, वहीं अब भारत के 5,94,464 गांव तक बिजली मुहैया होती है। पहले प्रति लाख लोगों में से आईपीसी के तहत संज्ञेय अपराध करने वाले 152 थे, जो अब बढ़कर 232 हो गए हैं। भारत के नक्शे और उसकी सीमाओं की बात करें तो 7 दशक के सफर में काफी कुछ बदला है। समय के साथ लगातार इसमें बदलाव आते रहे हैं। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो भारतीय मानचित्र में बहुत बदलाव नहीं आया है, लेकिन देश के भीतर राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन की प्रक्रिया आजादी के बाद से ही चलती रही है। जरूरत और मांग के हिसाब से नए नए राज्यों का गठन होता रहा है। हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग कर उन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। वर्तमान में देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पिछली शताब्दी सचमुच मानव मुक्ति की शताब्दी थी, जिसने अनेक देशों को गुलामी की जंजीरों से आजाद किया था, मानव के भीतर स्वतंत्रता की चेतना को जगाया था और एक कारगर व्यवस्था के रूप में लोकतंत्र को प्रतिष्ठित किया था। अकेले ब्रिटिश हुकूमत के ही अधीन 50 से अधिक देश थे, फिर फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, जर्मनी, हॉलैंड और बाद में अमेरिका जैसे देशों के अधीन भी कम देश नहीं थे। कुल मिलाकर ऐसे देशों की संख्या 100 से अधिक ही बैठती है। पूरा अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका और पूर्वी एशिया एक समय पराधीन ही थे। लेकिन जैसे ही भारत में आजादी का बिगुल बजना शुरू हुआ, लगभग सभी देशों में स्वतंत्रता की कामना बलवती हो उठी। साम्राज्यवादी ताकतों को भी लगने लगा कि अब बहुत दिनों तक उपनिवेशवाद जारी नहीं रह सकता। इसलिए भारत की आजादी की लड़ाई के साथ साथ बर्मा, श्रीलंका जैसे देशों को भी आजादी मिल गई, जबकि उन्होंने उस आंदोलन में कोई खास भूमिका नहीं निभाई थी। लेकिन असली सवाल यह है कि 1947 के आसपास आजाद हुए देशों के बराबर आज भारत कहां खड़ा है। चीन, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, इजराइल, श्रीलंका, बर्मा, सीरिया, जॉर्डन, लाओस, लीबिया, ट्यूनेशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया भी 1950 के आसपास ही अपने किसी न किसी यूरोपीय आका से आजाद हुए थे। फिर हमारे सहोदर पाकिस्तान के बारे में क्या कहना है? इन सभी देशों में चीन, इजराइल और दक्षिण कोरिया ही ऐसे देश हैं जिन्होंने लगातार तरक्की की है। चीन इसलिए तरक्की कर पाया कि वहां आजादी के तत्काल बाद साम्यवाद आ गया। उसका भूगोल इससे लगभग 3 गुना है। कैसी आजादी और किस आजादी की बात करते हैं? कभी कभी मुझे ऐसा लगता है आम आदमी को तो आजादी का मतलब भी नहीं पता। आज भी वो रोटी के लिए मजबूर है, वो इसकी कीमत नहीं जानता कि आजादी क्या है। एक तरफ विकास की चकाचौंध, इंडिया शाइनिंग, विकास के आंकड़े, विकास का दर आदि, वातानुकूलित कमरे में नीति बनाते बिगाड़ते देश के कर्णधार नीतिकार है। वही दूसरी ओर अपने पेट पालने के लिए और दाल रोटी के जुगाड़ में सुबह होते ही मजदूर किसी भिखारी की तरह काम तलाश करते नजर आते हैं। आज जहां हमारे देश में भूखमरी और गरीबी के कारण लोग अपने जिगर के टुकड़े बच्चों को बेच देते हैं, क्योंकि वे उस बच्चे की शुदा को शांत नहीं कर पाते या उसमें सक्षम नहीं है। एक तो सूखे के कारण किसान आत्महत्या करने को विवश हो जाते हैं, क्योंकि समय पर उन्हें सरकार से अनुदान या अपेक्षित मदद नहीं मिल पा रही होती है, जबकि केंद्र और तमाम राज्य सरकारें दोनों यही कहती है कि हम किसान के शुभचिंतक हैं। अगर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों मिलकर किसानों की मदद कर रही होती तो आखिर में किसान क्यों आत्महत्या करते? इसका जवाब न केंद्र सरकार के पास है और न राज्य सरकार के पास है। कहां गई हमारी मानवता, हृदय की व्यथा? और राज्य सरकार, केंद्र सरकार, गैर सरकारी संगठन, धन्ना सेठ, समाज के पुरोधा और सामाजिक उद्धार करने वाले, दम्भ भरने वाले शुभचिंतक। हमारी भारत की यह छवि उजली और धुंधली दोनों तस्वीर पेश कर रही है। एक तरफ उजाला है,
उजाला ही उजाला है और एक तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। हरे भारत और इंडिया दोनों की तस्वीर, यह तस्वीर बहुत कुछ बोलती है। अगर हम सरकारी आंकड़ों पर जाएं तो हमें पता चलता है कि आजादी के 70 सालों के बाद भी अभी तक गरीबों को कुछ खास नहीं मिला है। हमारे सामने अर्जुन सेना गुप्ता कमेटी की रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि देश की आबादी का 74% हिस्सा जनता 20 रुपए रोजाना आमदनी पर जी रही है। हमारे यहाँ असंगठित क्षेत्रों में लगभग 80 से 85% लोग जुड़े हुए हैं, उन्हें अपेक्षित सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही हैं, जबकि 10 से 15 संगठित क्षेत्र के लोग के लिए सरकार और निजी कंपनियां भी अनदेखी करने का साहस नहीं जुटा पाती क्योंकि ये संगठित क्षेत्र के हैं। कभी हड़ताल करते हैं तो कभी सड़क पे जाम करते हैं, कभी स्कूलों में हड़ताल चलता है तो कभी विश्वविद्यालय में, कभी वकील हड़ताल करते हैं तो कभी अस्पताल में ही हड़ताल हो जाता है, कभी ट्रांसफार्मर ऑपरेटरों की हड़ताल होती है तो कभी वायुयान के पायलट हड़ताल पर बैठ जाते हैं। बैंक कर्मचारी और अधिकारी मोटी तनख्वाह को लेकर एकजुट होकर हड़ताल करते हैं और ये वित्तीय व्यवस्था का भट्टा बैठा देते हैं। सरकार भी देर सबेर इन सब की बात मान ही लेती है, समझौते देर सबेर हो ही जाते हैं। इस तरह का भारत हमारे आजादी के बाद हमें देखने को मिल रहा है। सोचिए किस तरह की चीजें हम देखते हैं, हर कोई अपनी चीजें करता आ रहा है। आज भी गरीबी, अशिक्षा, बहुत सारी चीजें हम देखते हैं। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो बहुत सारी तकलीफें उस समय थी। फैक्ट्री नहीं थी देश में, लोग गरीब थे, कुछ ज्यादा जानते नहीं थे। ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है आजादी के बाद। आज का भारत काफी परिवर्तनशील देश है। हमारे देश में आज के समय कई परिवर्तन हर क्षेत्र में देखने को मिले हैं। पहले जो हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था, लेकिन समय के साथ हम सभी को आजादी मिली और हम अपने भारत देश में रहने लगे। आज का युग विज्ञान का युग है। आज का भारत, हमारे देश की बात करें तो कई कार्य विज्ञान के द्वारा ही होते हैं। आज हम बात करें तो कृषि के क्षेत्र में कई विकास देखने को मिलते हैं। कृषि के क्षेत्र में पैदावार बढ़ने वाली जानकारी लोगों को हो रही है। लोग नई नई जानकारियां लेकर उन्नत बीज का उपयोग कर रहे हैं एवं सिंचाई के साधन आज भारत के लोगों को मिली है, जिससे पैदावार अच्छी तरह से हो रही है। लेकिन आधी जनता की बात करें तो लोग हर दिन आगे बढ़ रहे हैं। आज हम देखें तो आज के भारत देश में शिक्षा के क्षेत्र में काफी बदलाव देखने को मिले हैं। शहरों में ही स्कूल हुआ करते थे पहले, बच्चों को पढ़ाई करने के लिए गांव से शहर की ओर जाना पड़ता था। लेकिन आज के भारत में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। आज गांव-गांव में स्कूल हो गए हैं, जिससे छात्रों एवं छात्राओं को पढ़ाई के लिए कहीं दूर शहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। शिक्षा के क्षेत्र में आजकल हुई जो आधुनिकता हम देखते हैं, उसकी वजह से हमारा देश भारत आगे बढ़ता जा रहा है और हर क्षेत्र में प्रगति हो रहा है। आज जनसंख्या एक बड़ी समस्या है, तेजी से बढ़ रही है। हमारे इस बात करें तो हमारे देश में जनसंख्या की वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है। कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे हम विकास देखते हैं, लेकिन कई क्षेत्र ऐसे भी हैं जिसमें हमें अभी भी पिछड़ापन देखने को मिलता है। आजकल की युवा पैसा कमाने लगे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन काम करके काफी अच्छा पैसा कमा रहे हैं। जनसंख्या बढ़ने के कारण ज्यादातर लोगों को तो सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती, लेकिन नए नए क्षेत्र देखने को मिल रहे हैं। आज के भारत में बहुत से लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस और ऑनलाइन बिजनेस से ऑनलाइन जॉब करके पैसा कमा रहे हैं। आज के इस भारत में चिकित्सा के क्षेत्र में भी बदलाव देखने को मिला है। गंभीर बीमारियां जिनके पहले इलाज संभव नहीं हुआ करते थे, आज के भारत में गंभीर बीमारियों का इलाज संभव हुआ है। हम लोग बीमारियों से बचकर उनका इलाज करवाकर जीवन में एक अच्छी जिंदगी की उम्मीद कर रहे हैं। आज के भारत देश में और कई बदलाव देखने को मिल रहे हैं। भले ही वे कई वैज्ञानिक की बात करें तो तकनीकी के करियर में बदलाव देखने को मिलते हैं, लेकिन आज के युग में वैज्ञानिक साधनों का दुरुपयोग ज्यादा भी होने लगा है, जिससे कई परेशानियां भी देखने को मिलती हैं। वैज्ञानिक युग में बात करें तो मोबाइल, कंप्यूटर जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन ज्यादातर लोग इसका मिसयूज भी करने लगे हैं। इस तरह के बदलाव आज हम भारत देश में देखते हैं। प्राप्ति से पहले भारत की राजनीतिक
आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था अंग्रेजी शासन से अत्यधिक प्रभावित थी। बहुत सारे आंदोलन, संघर्ष और विवादों के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ और इसके साथ ही भारत का बंटवारा भी हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत लंबे समय तक अंग्रेजों का गुलाम होने के कारण अनेक समस्याओं से ग्रसित हो गया था। इन सभी समस्याओं का उदय वास्तव में अंग्रेजी शासनकाल में हुआ था, लेकिन अंग्रेजी सरकार इन समस्याओं के प्रति हमेशा उदासीन रही, जिसके कारण भारत हमेशा से बर्बाद होता गया। नई नई समस्याएं यहां पर उत्पन्न हुई। आजादी के बाद सरकार का गठन कर पूरे देश में अव्यवस्था को व्यवस्थित करना एक बहुत बड़ा लक्ष्य था। एकता और अखंडता की समस्या भारत में भी देखने को मिली। स्वतंत्र करते समय अंग्रेजों ने भारत को सिर्फ स्वतंत्र नहीं किया, बल्कि सभी रियासतों को भी आजाद कर दिया, जिसके कारण भारत की एकता को खतरा उत्पन्न हो गया। और अधिकतर जो देशी रियासतें थीं, वो उनके जो राजा थे, उन्हें समझ में नहीं आता था वो भारत में मिले या पाकिस्तान में, या तो वो ज्यादातर खुद ही स्वतंत्र रहना चाहते थे। देशी रियासतों का विलय करना भी एक बहुत बड़ा लक्ष्य था। इस तरह की समस्याओं को भी सुलझाया गया। कश्मीर की समस्या की बात करें तो हरि सिंह ने इस संकट में वो फंस गए थे कि वो पाकिस्तान में मिले या जम्मू कश्मीर में जाके, जम्मू कश्मीर को वो कश्मीर मतलब इंडिया में शामिल हो या पाकिस्तान में। इस तरह की समस्याएं भी हमें देखने को मिली। आजादी के बाद भारत देश के पास बहुत सारी समस्याएं थी, फिर भी हमारा देश लगातार तरक्की कर रहा है। भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसने अपनी स्वतंत्रता के बाद से ही अपने प्रत्येक वयस्क नागरिक को मतदान का अधिकार दिया था। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लोकतंत्र अमेरिका स्वतंत्रता के 150 वर्षों से अधिक के बाद आज भी नागरिकों को निर्धारित मानदंडों के आधार पर मतदान का अधिकार देता है। भारत में स्वतंत्रता के तुरंत बाद जब 560 देशी रियासतों ने भारत संघ के अधीन आना स्वीकार किया, तो दुनिया का सबसे बड़ा विलय और अधिग्रहण हुआ। आश्चर्यजनक की बात यह है कि इस विलय और अधिग्रहण की घटना में एक भी बूंद खून नहीं बहा, न ही किसी तरह की गोलाबारी हुई, और विलय का पूरा काम बहुत अच्छी तरीके से हो गया। प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष के विविध कार्यक्रम किए गए। रक्षा तकनीक और अंतरिक्ष तकनीक पर करीब शून्य आत्मनिर्भरता के बावजूद आज हम इस क्षेत्र के सबसे उन्नत राष्ट्रों में से एक है। वर्ष 1975 में भारत ने पहले अंतरिक्ष उपग्रह का डिजाइन तैयार किया था। इस उपग्रह का नाम महान भारतीय ज्योतिषाचार्य और गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। इसके अलावा मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचने वाला भारत दुनिया का चौथा देश और अपने पहले ही प्रयास में सफल रहने वाला पहला देश बन चुका है। भारत ने अपने पहले ही प्रयास में चंद्रमा की पड़ताल के लिए भेजे जाने वाले चंद्रयान को लॉन्च करने में सफलता अर्जित की और चंद्रमा की मिट्टी में पानी के कणों की मौजूदगी की खोज भी की। घरेलू संचार के लिए उपग्रह विकसित करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। इन सभी कार्यों का श्रेय भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो को जाता है। विविधता में एकता। धर्मों और संस्कृतियों की ऐसी विविधता के बावजूद हम एक राष्ट्र हैं और एक बीतने वाले दिन के साथ एकता की यह भावना और मजबूत होती जाती है। यह सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद हम एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण तरीके से रहते आ रहे हैं। उत्पादन के मामले में बात करें तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने कई क्षेत्रों में विकास किया है। सबसे सस्ती दरों पर वायरलेस टेलीफोनी प्रदान करने वाला देश बना है भारत। इसी देश में दूरसंचार का बाजार सबसे तेजी से बढ़ रहा है। दुनिया का सबसे कम लागत वाला सुपर कंप्यूटर भारत ने ही तैयार किया है। सबसे कम कीमत वाली कार नैनो यही बनाई गई है। विश्व का सबसे बड़ा दुपहिया वाहनों का उत्पादन हमारा देश भारत ही करता है। इसके अलावा हमारे देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध और मक्खन उत्पादन भी करता है। आंकड़े बताते हैं कि भारत विश्व स्तर पर विकास कर रहा है। धातु की बात करें तो इसमें भी भारत तरक्की कर रहा है। आए दिन नई नई खोजें हो रही हैं, आए दिन नई नई तकनीक हमें देखने को मिलती है। भारत लगातार तरक्की के पथ पर अग्रसर है, जो कि एक नए भारत का निर्माण करता है। स्वतंत्रता के बाद भारत की बात करें तो अनेक उपलब्धियां भारत के नाम दर्ज हुई। शिक्षा और डिजिटल इंडिया बना। स्वतंत्रता के बाद से ही भारत अपने शिक्षा के क्षेत्र में
लगातार विकास कर रहा है। भारत की वर्तमान साक्षरता दर की बात करें तो 74.04% है। स्वतंत्रता के समय यह मात्र 12% था। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें तो पुरुषों की साक्षरता दर 82.14% और महिलाओं की साक्षरता दर 65.46 है। इससे हमारे देश में हरित क्रांति आई, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे खाद्यान्न उत्पादन में 4 गुना से भी अधिक की बढ़ोतरी हुई। हमने अपने दम पर अंतरिक्ष कार्यक्रमों में सफलता अर्जित की, महामारियों का उन्मूलन किया और आईटी क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलता हासिल की। भारतीय इतिहास में महिलाओं की शक्ति बढ़ी। महिला राजनीति की सबसे अधिक संख्या भारत में है और यह दुनिया का ऐसा पहला देश बना जिसकी प्रमुख एक महिला रही। श्रीमती इंदिरा गांधी यहाँ की प्रधानमंत्री में सबसे अधिक महिलाएं भी निर्वाचित हुईं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और नेता विपक्ष समेत भारत में महिलाओं ने कई उच्च सरकारी पदों पर काम किया। 5 प्रमुख राज्यों में महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर अपनी सेवाएं दे चुकी हैं और वर्तमान में भी इस तरह की चीजें आप देख सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि केरल में कोडासेरी पंचायत में 100% निर्वाचित सदस्य महिलाएं ही हैं। स्वतंत्रता के बाद से अर्थव्यवस्था में कैसे बदलाव हुए? एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के सामाजिक आर्थिक परिदृश्य में कई बदलाव हुए। औपनिवेशिक शासनकाल से अब तक भारत की अर्थव्यवस्था 2.7 लाख करोड़ रुपयों से बढ़कर 57 लाख करोड़ रुपए हो गई। देश का विदेशी मुद्रा भंडार भी बढ़ गया। सोच सकते हैं किस तरह से भारत दिन पे दिन तरक्की करता जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में, विमेन एम्पावरमेंट के क्षेत्र में बहुत सारी आपको चीजें देखने को मिलेंगी जब हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि भारत ने आजादी के बाद से किस तरह से अपने कदम को आगे बढ़ाया, किस तरह से हर क्षेत्र में ये हर दिन आगे बढ़ता जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे देश भारत के लिए। भारतीय रेलवे का नेटवर्क वर्ष 1947 में स्वतंत्रता के बाद भारत को पुराना रेल नेटवर्क विरासत में मिला। स्वतंत्रता के समय 32 लाइनों से समेत कुल 42 अलग अलग रेलवे प्रणालियां थीं, जिसके मालिक भूतपूर्व भारतीय रियासतों के प्रमुख थे। ये लाइनें करीब 33,000 थे। ये लाइनें करीब इतनी सारी किलोमीटर की थी, 33,000 किलोमीटर की थी। वर्ष 1951 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया और अब भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क में से एक मानी जाती है। यहाँ पे भी नई नई चीजें हमें देखने को मिली। बहुत सारे स्टेशन बढ़ा दिए गए, बहुत सारी रेलवे लाइनें बिछाई गई। दिलचस्प बात यह है कि भारतीय रेलवे योजना 23 मिलियन यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने का काम करती है। मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और भारत के पहाड़ी रेलों को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल की सूची में स्थान दिया है। भारतीय सशस्त्र बल की बात करें तो दुनिया में आज भारत 4 बड़ी सैन्य शक्तियों में से एक है और इसके पास दुनिया के अत्याधुनिक मिसाइल भी हैं। वर्ष 2015 में सालाना 25 से 40 मिलियन यात्री श्रेणी में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब दिया था। इसके अलावा प्रतिष्ठित स्काई ट्रिक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में मध्य एशिया भारत में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा और मध्य एशिया भारत में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट स्टाफ का भी खिताब जीता। यहां तक कि भारत की मिड डे मील योजना दुनिया की सबसे बड़ी स्कूल योजना कार्यक्रम 120 मिलियन बच्चों को खाना दिया जाता है। हमारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम दुनिया में सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक माना जाता है। तो देख सकते हैं भारत नए दिन, हर एक नए दिन नई उपलब्धियां हासिल करता जा रहा है, जो कि बहुत ही आश्चर्यजनक की बात है और बहुत ही खुशी की बात है। तो आप देख सकते हैं भारत की आजादी से लेकर अब तक नए नए कीर्तिमान भारत के नाम जुड़ते रहे हैं। आज हम बड़े बड़े देशों के साथ मुकाबला करने में सक्षम हैं। हम देख सकते हैं भारत हर दिन एक नई नई उपलब्धियां हासिल करता जा रहा है। तो आइए इस स्वतंत्रता दिवस पर कुछ खास करें, उन शहीदों को, उन महान नेताओं को याद करें और हर दिन तरक्की के नए सपने सजोए। बस अंत में कहना चाहूंगी, सोने के हैं दिन यहाँ, चांदी की है रात, नदियों में अमृत की धार, सुंदर सुंदर घाट, फिर से बने सोने की चिड़िया हम, सबका है ये अरमान, मेरा भारत देश महान, मेरा भारत देश महान।